अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद। आज के मौजू को बताने से पहले मैं पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ कराता चलूँ। हमारे एडवोकेट्स में सीनियर एडवोकेट बलीगुर रहमान साहब, साथ में मिस निदा असलम हैं एडवोकेट, और उधर साथ सलमान साहब हैं। आप तीनों के आने का शुक्रिया। हम कुछ चुभते हुए सवाल जो कि वकला अवाम की अदालत में हमें हमारा जो पेज है जॉय ऑफ जस्टिस का, उस पर लोगों ने कमेंट किए हैं जी, फिर उसमें से कुछ सवाल हमने चुने हैं और थोड़े से हार्ड बॉल की तरह, कर्व्ड बॉल्स आएंगे आपकी तरफ। आई एम ग्रेट फैन ऑफ लॉयर्स, येट काफ़ी सारी जो चीज़ें एम्बिग्विटीज़ हैं, गलत फहमियाँ हैं, वो हम चाहते हैं कि क्लियर करें। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यही जो सवाल वो कहते हैं कि ज़ुबान खल्क को नकार खुदा समझो, तो वो सवाल हम आपसे पूछें। आपसे आगाज़ करने लगे जी। एक जनाब जाहिद हसन एस साहब हैं जिन्होंने सवाल किया है और कह ही रहे हैं, जो वकला किसी गरीब की बच्ची पर जुल्म करने वालों का साथ दे रहे हैं, ऐसे वकील ये हरगिज़ न समझें कि बुरे का साथ देकर अमन और इत्मीनान से दुनिया में रह लेंगे, ये भूल होगी। ये एक उनका कमेंट है। इसका सियाको सबाक थोड़ा सा बताइए बलीग साहब, और ऐसा जो लोग सोचते हैं, कहते हैं, दिलों की बातें, उन पे आप क्या जवाब देंगे? जी बिल्कुल। जहाँ तक इनकी ये बात है कि अगर कुछ जानते बूझते ये कोई मामला ऐसा करता है कि वो जानता है कि मैं किसी गिल्टी का साथ दे रहा हूँ, किसी मुलज़िम का साथ दे रहा हूँ, वो सुकून से, मैं इनकी बात से बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ। लेकिन इनका सवाल का जवाब मैं दो मुख्तलिफ़ पैराए में देना चाहूँगा। पहली बात तो ये कि देखें, जब भी कोई केस चल रहा होता है, किसी अदालत में कोई मुकदमा चल रहा है, दो फ़रीक़ैन हैं, उन दोनों फ़रीक़ैन को दो वकला हज़रात ही जो है उनकी जो है नुमाइंदगी कर रहे हैं, उनके हक़ के लिए लड़ रहे हैं। एक मार्जिन तो दीजिए, उनमें से कम एक तो सही होंगे, एक हक़ पे हैं और एक मुखालिफ में है। तो चलें 50% तक जो हक़ दिलाने के लिए लड़ रहे हैं वो भी एक वकील ही है। एज़ ए कम्युनिटी के तौर पे मैं अगर बात करूं, तो अगर आप ये समझते हैं कि मज़लूम का साथ देने वाले वकला होते हैं, तो दूसरी तरफ मुलज़िम का साथ देने वाले, जालिम का साथ देने वाले, तो दूसरी तरफ मज़लूम के लिए लड़ने वाला भी एक वकील साहब ही होते हैं, जो कि बिल्कुल उसी पैशन के साथ, उसी मुकम्मल जो है उनके लिए उनका हक़ हासिल करने के लिए लड़ रहे होते हैं। एक पहलू तो इस सवाल का ये है। अब दूसरी बात सर, कि जब किसी भी कोई भी जब शख्स आता है किसी के पास, तो कभी वो आके ये नहीं कहता, अपने गिल्ट का कन्फेस नहीं करता। हम सिर्फ वो ही जानते जो हमें वो बता रहा है, जो कि जिस हद तक उसके ख़िलाफ़ शवाहिद है। किसी पे इल्ज़ाम लग जाने का मतलब ये नहीं है कि वो मुलज़िम है। अब किसी बेगुनाह को फंसाया गया, अब फ़र्ज़ करें किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया गया, तो क्या महज सिर्फ इस बात पे कि उस पर कोई इंतहाई संगीन इल्ज़ाम लग गया तो उसको हक़ ना दिया जाए कि वो अपना दिफ़ा कर सके? मुमकिन है उसको झूठे तौर पे उस केस में फंसाया जा रहा हो, तो उसको भी तो इंसाफ दिलवाना है ना। बादियुन नज़र में तो जालिम लग रहा है, लेकिन असल में वो मज़लूम होगा कि जिसको किसी गलत केस में फंसा दिया गया। तो इसका फ़ैसला तो जब दोनों तरफ की बात सुनी जाएगी उसके बाद ही होगा। दोनों तरफ की बात सुनने का मौका तब आता है जब अदालत में वो मुकदमा तफसील से चला जाता है, फिर पता चलता है कि यार इसमें से कौन होता है। यानी किसी को नहीं पता होता कि जब मेरे पास कोई केस लेके आया है, ये जालिम है कि ये मज़लूम है। एक अंदाज़ा है, लेकिन आप अंदाज़े की बुनियाद के ऊपर कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकते जब तक कि आप उसको सुन ना लें। हमारे यहाँ जो कोर्ट ऑफ लॉ है और जो हमारा राइज निज़ाम है कानून का, और जो यूरोप का है, उसमें क्या कोई फ़र्क है कि जब कोई शख्स के ख़िलाफ़ कोई जो है चाराजोई शुरू होती है, तो इज़ ही ऑलरेडी क्रिमिनल अनलेस प्रूवन अदरवाइज़, या वो क्रिमिनल उसको नहीं तस्वुर? He is innocent unless it is, जी, he is innocent unless it is proved, his crime is proved। अच्छा, जब तक उसका गिल्ट इससे होता है। जी, प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस जो है वो एक्यूज तक है, जब तक कि उसका जुर्म साबित नहीं हो जाता। उसका जुर्म साबित होगा तो फिर वो मुलजिम से मुजरिम बनेगा, तब तक वो मुलजिम है। मुलजिम की हद तक जब तक आप उसके खिलाफ साबित नहीं कर देते, और साबित करने की जिम्मेदारी जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया है उसके ऊपर है। सो जब तक वो उसका जुर्म साबित नहीं कर देता तब तक वो इनोसेंट है। तो आप उसको ये ज्यूम कर लें क्योंकि इसके ऊपर इल्ज़ाम लग गया तो ये तो बहुत संगीन मुजरिम है, नहीं, वो आप नहीं कर सकते। उसका मालूम नहीं है जब तक कि वो एक अदालत, इसीलिए एक जज साहब बैठे हैं ना, इसीलिए कहा जाता है कि मुकदमा पेश किया, उस पर इल्ज़ाम लगाया, अब साबित किया, साबित हो गया तो वो बन गया। जब तक साबित नहीं है तब तक वो मासूम है। मगर जो है नुक्ता तो वकील ही उठाते हैं, और एक नुक्ते से इंसान महरम से मुजरिम बन जाता है। जी, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे पास एक कमेंट नोमी साहब ने ये किया है कि, और ये एक आम जो है, इट्स अ मैटर ऑफ
पॉपुलर परसेप्शन टू कि पाकिस्तान के कानून में या इंसाफ ख़रीदना पड़ता है या छीनना पड़ता है, बाकी सब फजूल है। इसके बारे में कुछ बताइए, इज़ इट ट्रू या ये एक जज्बाती कैफियत में कही हुई कोई बात है? मिस निदा से पूछ ले। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक्चुअली इंसाफ के लिए हमें लड़ना पड़ता है, अपने हक़ के लिए खड़ा होना पड़ता है। हमें ये सोच लेना या अपनी एजम्पशंस के ऊपर फ़ैसला कर लेना कि ऐसा ही होगा हमारे माशरे को बेहतर नहीं कर सकता, हमारे माशरे की सोच को नहीं बदल सकता। हमें एज एन इंडिविजुअल अपने हक़ के लिए खड़ा होकर एक एग्ज़ाम्पल बनना है, बिकॉज़ हक़ की लड़ाई कांस्टेंट रहे और अपने आप को मजबूती के साथ इस सोच के साथ लड़ी जाए कि हम इस हक़ को लेंगे, हम जीतेंगे और हम एग्ज़ाम्पल सेट करेंगे, प्रेसिडेंट सेट करेंगे। वही हमारे माशरे को बेहतर कर सकती है। और इस स्पेसिफ़िक सोच को, इस अजम्पशन को कि इंसाफ सिर्फ ख़रीदना पड़ता है या छीना झपटी करके ही लेना पड़ता है, इसको बदलेगा। अगर आपको किससे भी कोई मसला है तो हर एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म मौजूद है शिकायत का, जहाँ पे आप जाके शिकायत कर सकते हैं किसी की भी। लेकिन लोग क्योंकि इंसाफ में वक्त लगता है तो इसलिए वो इंसाफ लेने के बजाय कहते हैं कि जी ठीक है, फिर रहने ही देते हैं, इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और फिर उसी से ही जो लोग आपके साथ गलत करते हैं उन्हें और शय मिलती है और वो कहते हैं जी ठीक है, अगला बंदा बर्दाश्त कर रहा है तो और तंग करें इसको। अच्छा साथ इसमें बल्कि आप सबसे हर कोई ना कोई काम कर रहा होता है ना, वेला तो कोई नहीं होता अनलेस कोई फ्यूडल लॉर्ड हो, उसके पैसे आ रहे हैं या जिन्हों के अंदर दाने उन्होंने कमले भी सियाने, उनको अपना टाइम निकालना पड़ता है और खजल ख्वार थाना कचहरी में होना पड़ता है। इसलिए जैसे ये यहाँ पे मियाँ फ़ारूकी साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान में इंसाफ के लिए जो साइल है वो जलील होता है। तो किस तरह से लॉयर्स, एडवोकेट्स ऐसा करें कि उसके लिए आसानियाँ पैदा करें? सर ऐसा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि माहिर कानून ऐसा चुना जाए जिसकी उस स्पेसिफ़िक फ़ील्ड के अंदर अपनी रेलेवेंट एक्सपर्टीज़ हो। जैसे ये बात बहुत मशहूर है कि चेहरा बिकता है या चेहरे से फ़ैसले किए जाते हैं, या जजेस जो हैं फेस वैल्यू बहुत देते हैं, इम्प्रेस हो जाते हैं। ये एक Track record assumption होता है lawyers का। ये स्टीरियोटाइप assumption है, एक्चुअली ऐसा नहीं है। फेस जो है, फेस वैल्यू कहीं ना कहीं मैटर ज़रूर करती है, लेकिन वो आपकी अपनी काबिलियत से टच होनी ज़रूरी है। अगर एक वकील साहब की उस फील्ड के अंदर, स्पेसिफिक फील्ड में एक्सपर्टीज़ नहीं होंगी तो वो उसको उस तरह से प्लीड नहीं कर पाएंगे, आएँ बाएँ शाएँ ज़रूर करेंगे, डिलेज होंगी, टेक्टिक्स होंगे, डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से जो हमारी आवाम है वो भी थोड़ी सी डिसहार्ट हो जाती है कि हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, या इस तरह की बहुत सी चीज़ें जन्म ले लेती हैं जो कि अजम्पशंस में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं और ये एक थॉट बना देती हैं कि हमें इंसाफ नहीं मिलेगा तो जस्ट लेट इट गो, हम क्यों खड़े हों। ये टाइम का सर में हम कहें तो कुछ ना एक गलत उलाम हमारा एक रवैया इस तरह से बन गया हुआ है कि हम लोग समझते हैं कि जो मुझे नज़र आ रहा है शायद ऐसा ही है। अब लोग क्या होते हैं कि आपको अब पेश हुए हैं किसी जज साहब के पास तो आपके नाम से मुखातिब करेंगे, लोग उससे सच ये समझ लेते हैं कि ये नाम से ले रहे हैं, इनको ज़ाती तौर पर जानते हैं तो इनको शायद कुछ ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। इससे आप कम से कम ये मतलब मत लें कि अगर मुझे उन्होंने मेरे नाम से मुखातिब किया तो मुझे शायद इंसाफ ज़्यादा मिल जाएगा और दूसरे का वो हक मार लेंगे। वो मुनसिफ की सीट पे बैठे हैं, वो ये जानते हैं कि इसका हिसाब देने वाली एक ज़ात ऊपर भी है जिसने उनको इस मुकाम के ऊपर बिठाया हुआ है। बिल्कुल। तो आप कतन ये मत समझें, बल्कि मैं आपसे एक बड़ा वाक़या इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहूँगा कि जो लोग हमारे यही बात को मैं सेकेंड करते हुए, एक दफ़ा मैं अपने सीनियर के साथ थे तो हम कोर्ट में पेश हुए। मौजूदा वो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब हैं, तो उन्होंने अपनी वकालत के दौर में एज ए प्रोसिक्यूटर, एज डिफेंस काउंसिल आपस में काम किया हुआ था। ज़ाहिर बात है वो एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे, तो उन्होंने उनको बड़ा नाम दे के वैसी किसी मसले के ऊपर, राना साहब आप बताएं जी ये इस तरह से, तो मेरे उस्ताद मोहतरम को उन्होंने नाम से मुखातिब किया। हम अपना केस करके बाहर निकले तो एक साहब उठ के पीछे पीछे हमारे आ गए, ताड़े जज साहब वाकफ ने मेरा काम तो करा दो, मैं तुहानू 10 लाख रुपया दा गया था। मैं कहा तुसी मैनू हुण समझिया कि जो मैंने उन्होंने इज्जत ना बुलाया तो मैं तुहाडा काम फड़ ला तो अगली दफ़ा मेरी इज्जत ना करन। तो ये हमारे ज़हनों में एक तासुर गलत बना हुआ है कि अगर मुझे कोई ज़ाती तौर पे जानता है तो वो उसका कोई रिलीफ मुझे दे देगा। अगर आप जालिम का हाथ नहीं रोकेंगे ना तो अगली दफ़ा उसका हौसला बढ़ जाएगा। कोई एक भड़ के रोकेगा तो अगली दफ़ा उसको पता होगा कि मैंने ये नहीं करना, मुझे इसकी सज़ा भी मिलेगी। किसी एक को पहला खतरा बनना है तो आप बने, आप लड़ें, मत सोचें कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलता है। बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद हैं, हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं। कुछ अर्सा पहले एक वाक़या था कि वो जिस खातून के
3 बेटे और वो उस गांव के एक ऑफिसर ने अपनी ज़ाती दुश्मनी में कत्ल कर दिए। उसने 30 साल वो मुकदमा लड़ा उस 70 साल की औरत ने, और अपनी आखिरी बुढ़ापे में जाके उसको इंसाफ मिला। तो उसने पहला तब उसने कहा कि जी आज मैं रोऊंगी। उसने अपने बेटे की लाशों के ऊपर अपने जनाजों पे नहीं रोई। तो आपको लड़ना पड़ता है, ये मत सोचिए कि मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा। आप कोशिश करें, आपका काम है कोशिश करना, नतीजा क्या होगा इसको अल्लाह पे छोड़ दें। वो जो बात आपने की कि उस शख्स ने ये कहा कि आपकी जान पहचान लगती है जज साहब से, तो आप 10 लाख पकड़ लें और मेरा काम करा लें, इसमें से क्या हकीकत है कि लोग जो कहते हैं कि जी वकील से अगर बात नहीं बन रही तो जज साहब को इन्फ्लुएंस कर लिया जाए? सर हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हर चीज़ को, सिस्टम से लड़ने की कोशिश नहीं करेंगे। देखें, जब आप इंसाफ लेने नहीं इंसाफ ख़रीदने आए हैं, पहले आप अपनी सोच बदलें। आप इंसाफ ख़रीदने मत लें सर, आप इंसाफ के लिए लड़ने के लिए निकले, आप इंसाफ लेने के लिए नहीं। आपका हक है, आप लड़ें उसके लिए जायज़ तरीके से। अगर आप उस इमारत की बुनियाद ही गलत ईंट से रख रहे हैं, आप खुद उसको करप्शन के रास्ते से निकाल रहे हैं। वो 10 लाख दे रहे हैं तो सिर्फ इसलिए दे रहे हैं ना कि मेरी उनसे वाकफियत है, मेरे उस्ताद की उनसे वाकफियत है, तो मैं उन जज साहब के साथ कोई गलत काम करवा दूंगा। आप मेरे भी ईमान के ऊपर शक कर रहे हैं और उनके ईमान पर भी शक कर रहे हैं। तो ये क्यों बात आती है कि डॉक्टर्स या वकील जो ज़्यादा पैसे लेते हैं तो उस पर लोग बड़े जुज़बुज़ हो जाते हैं? सर बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल बजा है। उनकी वो अपने काम की वजह से जाने जाते हैं, ठीक है, वो अपनी कॉम्पिटेंसी की वजह से जाने जाते हैं। अगर वो उस चीज़ का मुआवजा अगर ज़्यादा ले रहे हैं, वही काम कोई और वकील साहब भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ वर्क के ऊपर अपना उनका मोटिव ज़्यादा होता है, फोकस ज़्यादा होता है, तो वो कम केसेस लेना पसंद करते हैं और अपने वर्क का, अपने काम का मुआवजा उस हिसाब से उन्होंने सेट कर दिया। जैसे हम प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं ना कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मैं इस हिसाब से करूंगा और मैं इसी क्वालिटी के अंदर रहकर काम करूंगा। आप इसको यूँ कह लें कि वो एक अरसे से वो प्रूव कर चुके होते हैं कि अपनी कॉम्पिटेंसी को प्रूव कर चुके होते हैं। अपनी किसी नए बंदे के ऊपर आप ट्रस्ट करते वक्त आप सोचते हैं कि मैंने अपना हक लेने जाना है, तो मेरा हक कितना कीमती है, इसके लिए मैं कितने पैसे खर्च कर सकता हूँ। अब अगर आप उनकी सलाहियतें ले रहे हैं तो इसका मतलब है आप खुद भी इस बात को मान रहे हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं, इसीलिए आप उनके पास जा रहे हैं। और ये एक परसेप्शन है, मतलब आप उनके सिर्फ जीते हुए केस देखते हैं। अगर आपको ये लगता है सिर्फ इंसाफ उनको मिलता तो कभी वो मुकदमात भी देख लें जिनमें वो हारते भी हैं। ऐसा नहीं है कि उनको शिकस्त का सामना नहीं होता है, बहुत सारे जूनियर से हार जाते हैं। मैं अपने से सीनियर से केस जीता भी हूँ, अपने जूनियर से हारा भी हूँ, तो ये तो चलता रहता है। ये तो वो है कि जो उस मुकदमे की हद तक जिसने जितनी तैयारी की है वो बिल्कुल जीत सकता है। ये एक वो स्टीरियोटाइप कॉन्सेप्ट है हमारा, जो कि एक मिसपरसेप्शन है, गलतुलाम राय लागू हो चुकी है कि नहीं जी वो बड़ा वकील कर लो, बड़ा डॉक्टर कर लो। नहीं, आप किसी को मौका देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ वो भी बड़ा हो जाएगा। हर बड़ा किसी दिन छोटे से ही आगाज़ करता है, फिर ही बड़ा बनता है ना। आमिर ज़ादा साहब हैं, इनका कमेंट है कि अगर मुल्क में वकला तबका चंद पैसों की खातिर चोर, डाकू, कातलों और जालिमों के मुकदमा लड़ने से इनकार करे, मजलूम का साथ दे, तो कोई वजह नहीं कि मुल्क में इंसाफ का बोलबाला ना हो। देखिए, इस तरह की बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप किस तरह डिटर्मिन कर सकते हैं कि आपके पास अगर कोई अपना केस लेकर आया है, तो हम तो डिटर्मिन नहीं कर सकते कि वो ठीक है या वो गलत है। वो जो हमें बात एक साइड की बता रहा है, वो वही जो बात हमसे करेगा, हमें तो सिर्फ उधर उसी हद तक पता नहीं जितना उसने हमें बताया। अब वो आगे काम अदालत में जाकर पता चलेगा, फैसला होगा कि वो गिल्टी है या वो नहीं है। तो हम लोग जानते वक्त हमारी मॉरल ड्यूटी भी ये है कि अगर वो हमें बता दे कि जी मैं गलत हूँ या मैंने ये मर्डर किया है या मैं एक्यूज हूँ, तो फिर हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हम ना लें। लीगल ड्यूटी नहीं है, हम चाहें तो ले सकते हैं उसको। एज अ वकील ये हमारे हाथ में है कि हम कोई केस पकड़ना चाहें या ना पकड़ना चाहें ऑन आर मॉरल बेसिस एंड एथिकल वैल्यूज़, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे ऊपर कोई स्पेसिफिक कह लेंगे एजम्पशंस शायद ये बनी हुई है, बट हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता कि हमने ये केस पकड़ना ही है या नहीं पकड़ना है। बट हम मॉरली एंड एथिकली और बेसिकली हम अपने लॉयर्स कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये हमारे लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है कि हम किसी को खुद से फ़ैसला सुना दें कि आप मुल्ज़िम हैं, या आप कुछ भी उसके बारे में एज्यूम करना या एक फाइनल वर्डिक्ट देना। मतलब इसमें एक छोटी सी बात सिर्फ ऐड करूँगा कि आप किसी चीज़ के यानी शाहिद नहीं है। मैंने अपनी आंखों से होते, कानों से उसको करते हुए सुना नहीं है, मैंने देखा नहीं है, एक सुनी सुनाई बात है ना।
तो सुनी सुनाई बुनियाद जिसको आप हेयर से कहते हैं, तो ना वो कानून की उसकी इजाज़त देता है ना मज़हब देता है, मैं उसकी बुनियाद पे फ़ैसला नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैं किसी को वो जुर्म करते हुए देखूँ और फिर मैं उसकी वकालत करूँ तो मैं बिल्कुल गुनाहगार हूँ। मैं सिर्फ ऐड करूँ, ये उसका फंडामेंटल राइट है। अगर कोई भी वकील उसका केस, मतलब कुछ ऐसे केसेस हुए जिनके अंदर वकला हज़रात एज ए कम्युनिटी पेश होने को तैयार नहीं थी, तो फिर ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि स्टेट एक्सपेंस पे वो किसी कौंसल को उसकी सर्विसेज फराहम करे, और फिर स्टेट एक्सपेंसेस पे जो लोग रजिस्टर्ड होते हैं एज ए स्टेट कौंसल के तौर पर उनकी सर्विसेज दी जाती हैं। ये उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अगर हम कहें कि अगर वो उसको रिप्रेजेंट नहीं किया गया तो फिर वो शुरू से ही गलत है, वो ट्रायल हो ही नहीं सकता जिसमें उसको रिप्रेजेंटेशन, लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं दी गई, जिसको कहते हैं ना फोर कॉर्नर ऑफ जस्टिस। तो वो मुकम्मल ही नहीं हुआ जब तक कि आप उसको लीगल रिप्रेजेंटेशन नहीं देते कि उसको कोई कौंसल जो है वो डिफेंड करे उसकी हद तक। तो ये जी मुकम्मल, ये उसका फंडामेंटल राइट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है उसको। क्योंकि अगर हम ऐसे सोचने लगें तो इसका तो मतलब है कि कातलों को तो फिर दफनाना भी ठीक नहीं ना चाहिए, उनको जला देना चाहिए, नहीं सर, उनके ये टुकड़े फंडामेंटल राइट ये है। और जो सबको एक जज्बातियत, बेइंतहा जज्बातियत का मामला है ना, ये आई बिलीव कि वकालत का प्रोफेशन एक बड़ा हाईली डेवलप्ड एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मैं आपको कोट करूं, मैंने एक दफ़ा आसिफ सईद खोसा साहब अभी कुछ अर्सा पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के तौर पे रिटायर हुए, मैं उनकी कोर्ट में बैठा हुआ तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात कही। वही एक छोटी बच्ची के साथ वाला मामला था, और वो उन्होंने कहा मेरे जज्बात, मेरा दिल, मेरी तकलीफ़ सब आपके साथ है। मतलब वो बच्ची के जो विक्टिम की जो थे फादर उनसे बात कर रहे थे। मैं कहा जी सब कुछ मेरा आपके साथ है, लेकिन अल्लाह ने मेरी ड्यूटी सिर्फ इस फाइल की हद तक लगाई है। मैंने फ़ैसला करते वक्त सिर्फ इस फाइल को देखना है कि इसमें एविडेंस क्या है, मैं जज्बाती फ़ैसला नहीं कर सकता। मेरी दिली तकलीफ़ आपके साथ है, लेकिन एज ए जज मैंने सिर्फ इस फाइल में मौजूद जो एविडेंस है उसके ऊपर देख के फ़ैसला करना है। ख़ुवातीन व हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से पलट के आते हैं, हमारे साथ रहिए। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। घटिया इंसान, इतनी देर से गेट क्यों खोला? सोए हुए थे तुम क्या? सर मैंने तो मिनट भी बकवास नहीं ना करो तुम मेरे साथ। क्या कर रहे हैं आप? अब्बा जी घर पे हैं, नशे में गालियां दे रहे हैं। खुदारा होश में आए, क्या हो गया आपको? होश में कैसे आऊं? सारा किया धरा इन्हीं का तो है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। आज फिर पी कर आए हो? मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के बाल की पीता हूं क्या?
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। अच्छा सर, वो आपने एक बात की बलीग साहब, तो मेरे जहन में आया कि ये हर किसी का, नदीम नूर साहब ने भी कहा कि ये हक है, बुनियादी हक है कि उसको रिप्रेजेंट किया जाए। जी बिल्कुल। अगर वो एग्रीव्ड है, अगर उसको नुकसान पहुंचे, अगर किसी शख्स को उसके वकील से नुकसान पहुंच जाए, उसके लिए भी देखें, अब ये भी मुमकिन है कि कोई वकील ही अपने क्लाइंट को नुकसान पहुंचा दे, उसकी सुनवाई कहाँ होगी, वो कहाँ FIR कटवाए, वो किसकी अदालत में जाए? वो तो सारे जो हैं काले कोट जिन्होंने पहने हैं, वो तो उसकी बात कोई नहीं सुनेगा। बिकॉज़ जिस तरह से एक सॉरोरिटी होती है, उस तरह एक फ्रेटर्निटी भी होती है, तो अपने ख़िलाफ़ कौन बात सुनेगा? ये लोग कहाँ जाएं जिनको किसी वकील ने ही जो है, जिसके ऊपर उसने डिपेंड किया, जिसको उसने अपने राज बताए या अपनी सारी बात बताई, और वो उसी के ख़िलाफ़ हो गया, उसी ने उसी को वो टर्न अराउंड बूमरैंग कर दिया, वो किसके पास जाए? अच्छा, मैं इसको बात करते हुए मैं आपसे, मतलब एक बड़ा कॉमन सा हम फ़िक्रा सुनते हैं, मेरा वकील बिक गया। ये वो इल्ज़ाम है जो भी किसी भी मुकदमा हारता है, उसका सबसे पहला इल्ज़ाम ये होता है, मेरा वकील दूसरी पार्टी से मिल गया। अब देखिए, दो में से एक सच पे होगा, एक हारेगा। एक हार तो यकीनी है होगी, ऐसा नहीं होता। पहली बात तो ये, बहुत सारी गलत फहमियाँ हम अपने दिल में पाल लेते हैं। जब आप उस बंदे के साथ, जो आपके कौंसल हैं, आप उनके साथ बात नहीं करते, आप इधर बात करते हैं, जी मेरा वकील बिक गया। आप आमने सामने बैठ के, अगर आपको कोई भी ग्रीवेंस है, सबसे पहले तो आप उनको एड्रेस करें। अगर आप समझते हैं आप फेस टू फेस नहीं बात कर सकते, आप उनको ख़त के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, किसी तरीके से भी अपना ग्रीवेंस पहुँचाएँ। मुमकिन है कि आपका जो शुबा, शक जो आपको लग रहा है कि नहीं हुआ, वो आपकी वजाहत कर दें। क्योंकि बहुत सारे मामला ऐसे होते हैं, लोगों की ख्वाहिश होती है, वही वाली बात जो मिस मनहल ने भी की, कि लोग जज्बाती होकर बात करते हैं, लेकिन एज ए लॉयर हम समझ रहे होते हैं कि इसका केस के साथ कोई कंसर्न नहीं है, बल्कि ये इनके लिए कोई फ़ायदेमंद बात नहीं है कि हम जज्बाती अजाब हैं, क्योंकि उन्होंने लॉजिकली उसको करना है, जो कानून के मुताबिक उनका बनता है उसकी बात करनी है सिर्फ। अगर आप फिर भी समझते हैं कि नहीं, आपके साथ इंसाफ नहीं हुआ, आपके कौंसल जो हैं, तो उसके लिए हमारी बार कौंसल्स मौजूद हैं। आप बिल्कुल बार कौंसल में, मैंने अगर आपके साथ कुछ ज़्यादती की, आपको लगता है ऐसा है कि मैंने कुछ गलत किया है और जो एज ए लॉयर मुझे आपके साथ नहीं करना चाहिए, तो आप मेरे खिलाफ कंप्लेंट लॉग कर सकते हैं। मेरी बार कौंसल्स है, और ऐसा मत समझिए कि वो हमसे पूछते नहीं हैं, वो बिल्कुल पूछते हैं। और ये हमारे लिए ज़्यादा शर्मिंदगी का बाइस होता है कि जो मेरा कोलीग है, जो कि हमारे सीनियर है, जिनको हम उस्ताद कहते हैं, जो हमसे बड़े होते हैं, वो बुला के पूछें कि यार ये तुमने क्या किया है। उनके सामने बिल्कुल इसी तरह से हमारी भी पेशी होती है, जिस तरह के आप मुल्ज़िम के तौर पे पेश हो रहे हैं, उसमें आपको हर तरह का राइट हासिल है। बस बात ये है कि आप शिकायत करना सीखें, आपने करनी किस तरह से है। मैंने अगर आपके साथ कुछ गलत किया तो आप बिल्कुल बार कौंसिल में जा सकते हैं, कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं मेरे खिलाफ, वहाँ पर मुझे सुना जाएगा। हाँ, आपकी कंप्लेंट में कुछ दम होना चाहिए। महज ये इल्ज़ाम लगा देना और ख़ुद से सोच के बैठ जाना क्योंकि केस हार गए हैं, तो केस हारना कोई ग्राउंड नहीं है। वो आपके शवाहिद की बुनियाद पे जो आप शहादते हैं, जो आपका हक बनता है, उसके मुताबिक जज साहब ने फैसला किया, आपके कौंसल ने अपनी बेस्ट एफर्ट के मुताबिक उसको रिप्रेजेंट करना। एक बहुत मतलब मुआशरे में एक अजीब सी सूरत हाल बन गई। आपके पास कोई केस लेके आएंगे तो वो पहले आपसे रिज़ल्ट की गारंटी चाहेंगे। खुदारा ये गारंटियाँ लेना छोड़ दें। जब आप गलत एक्सपेक्टेशन सेट करते हैं तो फिर ही मायूसियाँ भी बढ़ती हैं, आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। मत सोचें ये गारंटियाँ नहीं होती हैं, इतने ईमान नहीं बिक रहे जिस हिसाब से हर बंदा हर केस जो है वो गारंटी के साथ ही करवाना चाहता है, ऐसा नहीं होता। तो आपको लग रहा है फिर भी अगर कुछ गलत हुआ तो बार कौंसल्स मौजूद है और आप जाके वहाँ पर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि कितने लाइसेंस जो है कैंसिल होते हैं, वो बिल्कुल कार्रवाइयाँ होती हैं। क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या सज़ा दे सकती है बार काउंसिल वकला को? उनके वकालत का लाइसेंस वापस ले लिया जाएगा। अब आपका कैरियर ख़त्म हो गया, आपका प्रोफेशनल कैरियर ख़त्म हो सकता है। उसके बाद अगर वो गिल्ट प्रूव हो जाता है तो उसके बाद आप पीनल कॉन्सिक्वेंसेज हैं, आप पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर सकते हैं, उस फैसले की बेस के ऊपर आप सब कुछ कर सकते हैं। आपको हर हक हासिल है, लेकिन आपका दावा सच्चा होना चाहिए। ये चारों सूबों में, आज़ाद कश्मीर में हर जगह बार काउंसिल होती है। गवर्निंग बॉडीज़ मौजूद हैं, उसके बाद फिर एक सुपरवाइजरी बॉडी पाकिस्तान बार काउंसिल की शक्ल में मौजूद है। आप अपनी उस फैसले की अपील कर सकते हैं, बिल्कुल उनके पास जा सकते हैं, लेकिन बात वही है कि उसमें दावे में कोई दम होना चाहिए। फिर आप महज इस बात पे कि जी इनके इदारे हैं और ये इन्हीं को सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है।
अक्सर लॉयर्स जो मैंने सुना है या देखा है कि वो अब ये कराना है, इसके पैसे दे दें, अच्छा अब उसके, अब क्योंकि क्लाइंट्स को उस तरह से नहीं पता कि वाकई ये चीज़ इसके लिए पैसे चाहिए या ये पैसे मैंने देने हैं, ये लॉयर्स ने देने हैं, ये क्या सिचुएशन है, तो वो किस तरह से उसको डील कर सकते हैं? अच्छा, एक तो बड़ी एक राय आमतौर पे ये होती है कि मुझे कुछ पैसे ना खर्चना पड़े। देखें, ये फ्री सर्विसेज नहीं है। हाँ, वो आपको कोई फेवर दे देते हैं किसी वजह से, ये को एनजीओ के तहत कुछ लोग काम कर रहे होते हैं कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो लोग पे नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बहुत सारी एनजीओज हैं, हमारे अपने ग्रुप्स काम कर रहे होते हैं जो कि फ्री सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल की सर्विसेज दे रहे हैं तो ऑब्वियसली वो उसके लिए आपको चार्ज करेंगे। ठीक है, आमतौर पे ये प्रॉब्लम्स कहाँ पर पैदा होती हैं कि जहाँ पर आप कहते हैं ये जी आप तो इतने पैसे ले रहे हैं, वो दूसरे वाला इससे कम पे कर देता है। जब आप इस तरह की बार्गेन्स वो कम के ऊपर जाके करते हैं तो फिर वो कम वाले भी पैसे उन्होंने भी उतने ही लेने होते हैं, लेकिन वो फिर मुख्तलिफ स्टेप्स में, मुख्तलिफ आपस में, ये आपका एक सूरत हाल कुछ इस तरह की है कि आप ये सोच के जाएँ कि इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा, आपको अपना हक लेना, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ कीमत अदा देना करनी पड़ेगा। होती है। अच्छा, उसमें आई थिंक ये भी शायद एक अच्छा आइडिया हो सकता है कि जब एक तो लॉयर की फ़ी जो उन्होंने जो चार्ज करना है वो डिसाइड होगी पहले और वो उनको देंगे, उसके अलावा जो ऊपर की जो वो चीज़ें होती हैं जो बीच में आती हैं, तो लॉयर को आई थिंक पहले ही बताना चाहिए कि ये चीज़ें हैं और इस पे इतना खर्चा अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा और आपको मुझे इस टाइम पे मुझे देना पड़ेगा। मिसलेनियस एक्सपेंस के तौर पे आप शुरू में क्लाइंट को बता दें, बजाय उन्हें गुमराह करने के या बाद में उनसे आप किसी बाद में पैसे निकलवाएं, तो आप उन्हें पहले ही बता दें कि ये आपकी फ़ीस होगी केस की और ये आपके मिसलेनियस एक्सपेंसेस होंगे जो आपसे चार्ज किए जाएंगे, ताकि वो भी उन्हें भी शुरू में ही पता हो कि हम लोगों ने इतने पैसे अदा करने हैं और बाद में फिर वो जो ये मुंशियाना के तौर पे और कॉपियों के तौर पे लोग पैसे निकलवाते हैं वकील, वो ना इससे एक ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी रूटीन की प्रैक्टिस ये है कि हम मामला पहले तय करते हैं, उनको बता देते हैं कि जी इसमें मतलब ये कोई एक्सपेंसेस आना कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो नहीं आएंगे, ये डेफिनेट आएंगे। केस चलेगा, आपको अपना केस तैयारी करने के लिए उसके वो सारे साथ साथ अपना रिकॉर्ड अपडेट रखना है, तभी आप अच्छा केस प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर ये निकलवाएंगे, सब कुछ करेंगे, तो ऑब्वियसली इसकी फीसिस होती हैं, फिर जो ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगा, टाइम लगा के आपको मैनेज करेगा रिकॉर्ड, वो भी पैसे चार्ज करेगा। जो मशहूर डायलॉग है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तो उससे भी तो काफ़ी चीज़ लंबी दूर तक निकल अच्छा, ये हमारी जो एक फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है ना, खासतौर पे इंडिया और पाकिस्तान की एक बड़ी गलत परसेप्शंस डेवलप की हुई है। तो गोविंदा आ जाता है, वो एक ऑर्डर और एक्यूज बॉक्स, विटनेस बॉक्स, ये बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी, ये गलत उलाम सी बात है। तारीख पे आप कानून से डरे नहीं, उसको समझें, खौफजदा मत हो। आप देखें क्या है, अगर आप खौफजदा नहीं होंगे, उसको देख के साथ चलेंगे, समझ के चलेंगे, तो आपको परेशानी या मायूसी नहीं होगी। मैंने पहले भी अर्ज़ किया, मायूसी हमेशा वहीं पर आती है जब आप गलत स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं, आप गलत एक्सपेक्टेशन सेट कर लेते हैं, आप अपने लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे। ये जी कुछ कमेंट्स जो हैं, ज़फ़र इकबाल साहब का भी कमेंट है, वो कह रहे हैं कि ये जो है प्लेटफॉर्म हमारा जॉब जस्टिस का, ये बहुत यूज़फुल है। इकबाल इस्लाही साहब कह रहे हैं गुड बट यू कैन हेल्प बोथ पार्टीज़, यानी कि वकला को कह रहे हैं कि कॉन्विक्ट को भी और कल्प्रिट को भी, जालिम को भी और मज़लूम की भी आप मदद कर सकते हैं। इट इज़ टू डिफ़िकल्ट टू डू इट दैट इन पाकिस्तान, उनका ये ख्याल है। और गुड थिंकिंग ये है कि टाइम विल प्रूव योर लॉयल्टी, यानी कि ये जो जॉब जस्टिस का फोरम है उस पर वो कह रहे हैं कि ये वक्त ही बताएगा कि आप कितनी अच्छी दाद रसी लोगों की करेंगे। बाहर सूरत अल्लाह भी आपको इसका रिवॉर्ड देगा, और जॉब जस्टिस नाम आपका अच्छा ही कोई टीचर हैं, लॉ पढ़ाते हैं। एक इरफान अहमद साहब ने पूछा है कि कैन एनीवन जॉइन योर फर्म एज अ प्रैक्टिशनर? जी, इसमें बिल्कुल इस तरह है कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग क्योंकि अभी अपने इनिशियल स्टेजेस पे हैं इस सब को लेकर, तो उसमें यह है कि अगर कोई भी हमारे साथ एफिलिएट होना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है हमें, तो उसमें यह है कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी की एक 10 मिनट से 12 मिनट का एक क्लिप बनाएं प्रोफेशनल लाइफ का, जिसमें आप बताएं कि आप किस तरह कोर्ट में जाते हैं, क्या आप लीडिंग करते हैं, क्या आपके मामला हैं, वो हमें भेजें। हम उसे एडिट करेंगे और अपने पेज से शेयर करेंगे और आपके साथ फेमिलराइज होंगे, लोगों को बताएंगे आपके बारे में। और उसके साथ फिर ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर आप अपने क्रेडेंशियल्स हमसे शेयर करेंगे और हम आपको ज़रूर हायर करेंगे और साथ आउटसोर्सिंग करेंगे हमारा, ये पूरे पाकिस्तान में करेंगे। प्लान कुछ इस तरह ही सही है। ये जनाब अली हसन साहब हैं, इस पर मैं ज़रा आपकी राय चाहूँगा। अली हसन साहब, ये बात पहले भी हुई है, कहते हैं इट इज़ सेड दैट जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड। I hope that this platform, Joy of Justice, will provide legal help timely and in the best fashion to people without delay. तो ये आपका है इरादा है सर? जी बिल्कुल, हमारा यही इरादा है कि कम से कम हमारे पार्ट पे किसी किस्म की डिले ना हो, जो मैक्सिमम उनको जो स्पीडी से स्पीडी रेमेडी अवेलेबल है वो तमाम की तमाम उनको फराहम की जाए।
बाकी कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जो बियॉन्ड कंट्रोल होते हैं, जिसके अंदर आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ये एक थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बाकी बुनियादी मकसद इंसाफ का आपकी बात ठीक है, जस्टिस डिलेज, जस्टिस डिनाइड, लेकिन जो दूसरी तरफ से है कि वो इसको इतनी तेज़ी से भी नहीं किया जा सकता कि वो किसी दूसरे के हक को कुचल के रख दे। मोहम्मद ज़फ़र सुल्तान का है कि इट्स सीन दैट अ सक्सेसफुल एडवोकेट इज़ वन हु कैन गेट बेस्ट आउट ऑफ हिज लिटिगेंट और पे मास्टर। बस ये एक मिसपरसेप्शन है। देखें, अगर आप किसी को हायर करते हैं उनकी एक रेपुटेशन की वजह से, एक उनके नाम की वजह से, जो कि उन्होंने वक्त के साथ बनाई, ऑब्वियसली वो आपको एक एक्सपेंसिव होंगे। ऐसा नहीं होता कि लोग आपसे कुछ, आप किसी को अगर महंगे वकील को हायर कर रहे हैं तो आपने कुछ उसकी कैपेबिलिटीज़ देख के हासिल की हैं, और बाकी मामलात वही होते हैं कि जो आप पहले तय कर लें और उसके मुताबिक चलें। वो ऐसा नहीं है कि आप किसी से गलत पैसे निकलवा रहे हैं तो वो कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, या आप किसी एज ए क्लाइंट अगर आप किसी को चीट कर रहे हैं, आप उनके साथ जो कमिटमेंट किया उसको ऑनर नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों तरफ से इस चीज़ को देख के सोचना चाहिए। अच्छा जी, एक अब्दुल राशिद साहब हैं, हाँ। उन्होंने बहुत ही मुख्तसर और इंतहाई जामे बात कर दी है। जामियत उसकी मुझे कम लग रही है मगर मुख्तसर ज़रूर है, मगर ये उनके दिल की आवाज़ भी हो सकती है। वो कहते हैं वकीलों से बड़ा मायूस हूँ। हम उनसे यही कहेंगे कि कुछ ऐसी गलत तवक्कुआत मत रखें। अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ तो हमसे ज़रूर शेयर करें, ताकि हम उसको अगर कुछ अच्छा करके दे सकते हैं तो आपके लिए कर उनकी सकें। मायूसी और दूर करने की दूसरा, कोशिश कर आपको अगर किसी एक शख्स से कोई मसला हुआ तो किसी दूसरे के साथ आप चल के देख लें। ज़रूरी नहीं है कि सब आपके साथ एक तरह से बिहेव करें। विलिंग वेज में जब हमारे पास फैमिलीज आती हैं तो वो यही तवक्कुआत रख रही होती हैं कि वो एक वो हमारे पास लाएंगे, हम एक नया इंसान उनको बना के दे देंगे। बट क्योंकि विलिंग वेज की भी यही एक पॉलिसी है कि ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी के साथ हम हमेशा उनके साथ काम करते हैं, और हमने हर बात उनको बतानी होती है पहले से कि ऐसी गलत एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, और हम उनको ये भी बताते हैं कि हमारा ये काम है तो फिर आपका ये काम है, क्योंकि मिल के एक होता है ना। इसी तरह आई थिंक लॉयर्स में भी कि एक तरफ लॉयर्स काम करें, एक तरफ जज या जो भी जूरी है वो काम करी, और एक तरफ क्लाइंट है, जाहिर है जो सांस। बिल्कुल ऐसे ही है, ये एक ट्रायंगल ही है जो वकील, जो इफेक्टीज हैं वो, और जज, ये एक ट्रियो है जो चलता है। तो हर एक को अपना अपना किरदार अपने तरीके से निभाना पड़ेगा। मेरा ख्याल है जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम से ये जो उम्मीदें हैं आपसे लोगों को, और आज उन्होंने खुल के दिल की बातें भी की, मुझे लगता है कि कुछ एड्रेस भी हुई होंगी। जाते जाते एक सवाल था कि हम उर्दू चाहते हैं कि हर तरफ राइज हो, तो कुछ लोगों ने ये कहा है जैसे मेडिकल में कई दफ़ा ज़ुबान जो डॉक्टर्स लिंगो यूज़ कर रहे होते हैं वो लोगों के सर से गुजर जाती है। वो कई दफ़ा नुस्खा जो है पढ़वाते हैं डॉक्टर्स का, तो भी सिर्फ जो है फार्मासिस्ट ही पढ़ सकते हैं, या वो जाते, बल्कि एक ख़ातून थी तो वो चली गई उसके पास जो फार्मेसी पे किसी को, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा जो है ना शौहर ये एक डॉक्टर है, तो उसने मुझे जो है ना ख़त लिख के भेजा है, भाई मुझसे तो नहीं पढ़ा जा रहा, तुम ही पढ़ के दे दो। तो क्या इस किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं अदालतों में भी कि उर्दू ज़ुबान होनी चाहिए और इंग्लिश में ज़्यादातर बातें होती हैं? क्योंकि ये भी एक सवाल हमें आया है कि जी उर्दू राइज करें, यही जो है गवर्नमेंट की ज़ुबान भी है, ये भी जो है। इनकी बात का जवाब देने से पहले मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने भी ये सवाल जो है रोमन उर्दू में, यानी इंग्लिश के अल्फाज का सहारा लेते हुए उर्दू में लिखा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर दोनों ज़ुबानें राइज हैं, इंग्लिश भी राइज है एज ए कोर्ट लैंग्वेज और नेशनल लैंग्वेज भी राइज है। इवन के बहुत सारे फैसला जात जो सुप्रीम कोर्ट तक जस्टिस जवाद ख्वाजा ने इसके ऊपर स्पेशली कहा कि जी पूरे मुल्क में इसको राइज करें। और अभी भी बहुत सारे फैसले उर्दू में भी आते हैं, प्लीडिंग्स भी उर्दू में, यानी कि जो मुकदमा दायर किया जाता है उर्दू में लिख के भी दायर किया जाता है। कानून पे कोई बार नहीं, आप दोनों ज़ुबानें अपनी सहूलत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, बलीग साहब, निदा साहिबा, इंसाद साहब, थैंक यू वेरी मच। ख़वातीन व हज़रात, जॉय ऑफ जस्टिस के फोरम से हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आपके पास जितने भी सवाल हैं वो आप ताक के हम तक भेज सकते हैं, हम उसको डक नहीं करेंगे, वी विल एड्रेस देम।